अस्सलाम वालेकुम व्यूज। आज की वीडियो स्पाउस वीजा से रिलेटेड है। अगर आप यूके में सेटल हैं यानी आपके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है, या अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आप आउट ऑफ यूके से अपनी स्पाउस या अनमैरिड पार्टनर को बरतानिया में लाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट की जाएगी, कितना वीजा मिलेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी और आपको कितना जो है वो इस सारे प्रोसेस या मराहल में कितना टाइम लग सकता है। आप कौन कौन सी ऐसी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से अक्सर ये जो वीजा है वो रिफ्यूज हो जाता है। कौन कौन सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो क्या क्राइटेरिया है, ये ईच एंड एवरीथिंग हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप मुकम्मल तौर पर इस तरीके से एप्लीकेशन सक्सेसफुली कर सकेंगे कि आपके स्पाउस का कभी भी वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। और इस वीडियो के एंड के ऊपर हम वो भी चीजें डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो लगाने के बाद आपके वीजा लगने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और आपने किस तरीके से एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को मुतमिन करना है ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर डिसीजन आए। और क्या आप नॉर्मल प्रोसीजर की बजाय आप अपनी एप्लीकेशन का जो डिसीजन है वो क्विकली ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मेरे साथ रहिएगा, सारी वीडियो में हम चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज आज आपसे ये भी डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मैं जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इतने ज्यादा नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली मैं जवाब नहीं दे सकता। उसकी रीजन क्या है कि यूके में आपको पता है कि टाइमिंग का जो है वो बड़ा फुकदान होता है, इतना मेरे पास टाइम लेस होता है क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होता है वो मेरे अपने क्लाइंट्स के ऊपर होता है। मैं उनको, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं उनको ऑन टाइम रिस्पॉन्ड करूं, उनको उनके मैसेजेस का या उनकी कॉल्स का जो है वो रिस्पॉन्ड करूं। और आपके जो कमेंट्स होते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा नीचे क्वेश्चन रेज करते हैं, मैं उनका डिटेल से जवाब नहीं दे पाता। आल्दो कि मेरी ख्वाहिश होती है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैं उसका रिप्लाई जरूर करूं। इस चीज को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसा मंथली प्रोग्राम शुरू करें जिसके अंदर मैं आप लोगों के जो लाइव क्वेश्चंस हैं वो ले लूं और फिर मैं साथ साथ उनका उसका जो है वो रिस्पॉन्ड भी करता जाऊं, आपको उसके जवाब भी देता जाऊं, ताकि आपको इन वीडियोस के बाद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप उस जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर अपने क्वेश्चंस को रेज करके उनका जवाब जो है वो आप तसल्ली से ले सकते हैं। इसके लिए आपने नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है कि इसके लिए कौन सा ऐसा डे होना चाहिए। मेरे जहन में सैटरडे या संडे एक दो मेरे जहन में ऑप्शंस हैं कि जिस दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता है यूके में ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्किंग डेज में इजीली क्वेश्चन अपने रेज कर सकें। तो सैटरडे या संडे में से कौन सा ऐसा डे है और कौन सी ऐसी टाइमिंग है जो कि ज्यादातर लोगों को सूट करेगी। आप जब नीचे कमेंट्स में जो अपना टाइम और जो डे सजेस्ट करेंगे तो उसके मुताबिक मैं अपना जो प्रोग्राम है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं एक डे फिक्स करूंगा। मैं डेफिनेटली अपने इस चैनल के ऊपर वो डे है वो अनाउंस करूंगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उस दिन में एक हाफ एन आवर या 1 आवर का अकॉर्डिंगली हम एक प्रोग्राम जो है वो लाइव लेंगे और उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनका जवाब आपको तसल्ली से दूंगा, ताकि अगर आप जो इस फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं तो कोई भी आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप इसी चैनल को देखते हुए ही उन्हीं सारे मामलात को आप यहां से वो रिस्पॉन्ड लें, आपके मामलात को हम यहां पर बैठकर ही हल कर सकें। तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा जो डे है और कौन सा जो टाइम है जो ज्यादा सूट करता है, जिसके मुताबिक हम अपना लाइव जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो नशर कर सकें। अच्छा, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ के हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो स्पाउस वीजा या अनमैरिड पार्टनर से रिलेटेड है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पाउस और अनमैरिड पार्टनर में डिफरेंस क्या है। अगर आपकी, इसको मैं सादा लफ्जों में बयान करूंगा कि अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड हुई है तो आप स्पाउस एप्लीकेशन करेंगे, और अगर आपकी शादी जो है वो जिस कंट्री में आपकी स्पाउस है, जो वाइफ है, अगर उसके कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हुई तो आप एज एन अनमैरिड पार्टनर भी वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अनमैरिड पार्टनर के लिए जो रिक्वायरमेंट है होम ऑफिस की तरफ से वो ये कहते हैं कि आप जो है वो 2 years कंटिन्यूसली जो है वो आप इकट्ठे रहे हों
और वो जो 2 इयर्स का इकट्ठा रहना है वो जो है वो इक्वल टू मैरिज होना चाहिए, यानी आपका जो रिलेशनशिप है वो सिमिलर टू मैरिज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई दो जो है वो पार्टनर्स एक घर में रहते हैं और लेकिन वो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे, उनका रिलेशनशिप नहीं है, तो वो अनमैरिड पार्टनर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इस वजह से आप या तो आपकी जो मैरिज या सिविल पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, या उसके कानून के मुताबिक या यूके के कानून के मुताबिक। और अदरवाइज अगर शादी रजिस्टर्ड या सिविल पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो 2 इयर्स कंटिन्यूसली होना चाहिए, तो उसकी बेस के ऊपर भी आप एज एन अनमैरिड पार्टनर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अब जब आपने ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो इसका मतलब है कि आप जो स्पाउस एप्लीकेशन है या अनमैरिड पार्टनर की जो एप्लीकेशन है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद होम ऑफिस ने कुछ खास क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो शख्स आपका स्पॉन्सर है, यानी जो शख्स आपको यूके से बुला रहा है, वो या तो ब्रिटिश नेशनल हो या यहां पर सेटल हो, उसके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होना चाहिए, या डिफरेंट कैटेगरीज जैसे यूरोपियन अभी जो नेशनल है उनके पास सेटल्ड रूट होता है, वो सेटलमेंट रूट के अंदर उनको जो है वो यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 5 इयर्स उनको वीजा मिल जाता है, यानी वो यहाँ पर सेटल्ड हों, तो वो जो है इस बेस के ऊपर अपने स्पाउस को आउट ऑफ कंट्री जो है वो बुला सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ मुझे पता है कि आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि जैसे रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर अगर कोई बंदा है, किसी के पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की बेस के ऊपर कोई वीजा है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2.5 इयर्स का वीजा है, तो क्या वो भी अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं? तो जी बिल्कुल वो बुला सकते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। उसके ऊपर मैं एक अलग जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। स्पेशली वो लोग जिनके पास 2.5 इयर्स का वीजा है, वो अपने पार्टनर्स या अपनी फैमिली को आउट ऑफ यूके से किस तरीके से बुला सकते हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अच्छा, आज के जो वीडियो है इसके अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सिर्फ हम जो ब्रिटिश या जो सेटल्ड लोग हैं उनकी पार्टनर्स के बारे में कि उनको बुलाने का तरीकाकार क्या होगा, तो वो शख्स जो बुला रहा है उसको हम स्पॉन्सर कहते हैं, और जो शख्स यहाँ पर उसको आके ज्वाइन करेगा उसको हम एप्लीकेंट कहते हैं। अच्छा, अब स्पॉन्सर ने एक खास किस्म की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो जो उसका स्पाउस है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड है। कोई भी जो स्पॉन्सर है उसने एक खास जो फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड है उसको मीट करना है, तब जाकर एप्लीकेंट जो है वो क्वालिफाई करेगा। अब अगर आप यहाँ पर यूके में जॉब करते हैं तो आपने 18,600 पाउंड का जो फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड है उसको मीट करना है। अब उस 18,600 को आप दो तरीके से आप फुलफिल कर सकते हैं, या तो आपकी एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, या आप जो है आपके पास इनफ सेविंग हो जो कि 6 मंथ तक आपके अकाउंट में पड़ी हो। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपने मिनिमम 6 मंथ की जो सैलरीज हैं वो प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी जॉब 6 मंथ से ज्यादा है तो फिर आप ऑफ कोर्स उससे ज्यादा जो है वो सैलरी स्लिप्स या जो वेज स्लिप है वो साथ आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो आपका बैंक अकाउंट है 12 मंथ्स का वो भी आपने प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी जो है वो सैलरी आती है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपकी जो लास्ट सबमिटेड रिटर्न है वो 18,600 पाउंड की होनी चाहिए, और उस रिटर्न के ऊपर आप जो है वो रिलाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी एक ईयर के अंदर जो है वो 18,600 पूरी नहीं हो रही तो आप 2 इयर्स की जो रिटर्न है उसके ऊपर भी आप रिलाई कर सकते हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एम्प्लॉयर्स लेटर। एम्प्लॉयर्स लेटर आपने लाजमी ऐड करना है, चूंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर गलती करते हैं कि वो जो एम्प्लॉयर लेटर है वो नहीं साथ ऐड करते, या एक ऐसा लेटर ऐड करते हैं कि जिसके ऊपर वो जो होम ऑफिस का एक खास सेट क्राइटेरिया है कि वो चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, वो मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ्यूज़ल आने के चांसेस होते हैं। इसके साथ एडिशनली आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप जो है अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी लाजमी ऐड करें। अगर आपके पास P60 पड़ा हुआ है तो वो भी लाजमी ऐड करें।
इसके अलावा अगर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक से ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स आप दोनों एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं और दोनों की जो सेम डॉक्यूमेंटेशन जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो अपने सारी की सारी उसके साथ जो है वो ऐड करनी है। इसके अलावा अगर आपकी जॉब जो है अगर वो मोर देन 12 मंथ्स है तो आपने मिनिमम 6 मंथ की तो ज़रूर लगानी है, लेकिन अगर 12 मंथ्स की जॉब है तो आप 12 मंथ्स की ज़रूर लगाएं। और एम्प्लॉयमेंट लेटर और उसके साथ जो वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है P60, अगर आपकी जॉब को रिसेंटली खत्म हुई है और आपने दूसरी जॉब स्टार्ट की है तो प्रीवियस जो जॉब है उसका P45 भी साथ जरूर करें। अगर आप 18,600 का जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है ये सिर्फ आप अपनी सिर्फ एक स्पाउस अपनी वाइफ या पार्टनर की बेस पे आपको चाहिए होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड उसके ऊपर इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर आपका एक बच्चा है तो 22,400 पाउंड होगा, अगर 2 बच्चे हैं तो इसी तरह, या 3 या 4 हैं तो इस तरह ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो इनका सेट फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड अपेंडिक्स FM के मुताबिक वो आपने लाजमी जो है वो पूरा करना है। अच्छा, अब उसके साथ जो दूसरा जो मेन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आपकी स्पाउस है या जो एप्लीकेंट है उसने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है। जब आपने यहाँ पर आना होता है तो आपने A1 लेवल का जो इंग्लिश एग्जाम है वो जरूर पास करना है। अगर आप इंग्लिश का एग्जाम पास नहीं करते या A1 का आप सर्टिफिकेट साथ सबमिट नहीं करते तो आपका जो है वो वीज़ा जो है वो नहीं अप्रूव होगा, चूंकि इंग्लिश की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ये आपने हर सूरत में फुलफिल करनी है। हाँ, इसके ऊपर 2 एक्सेप्शन जरूर हैं। अगर आपकी जो स्पाउस है उसकी एज 65 ईयर्स से अबव है या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि जिसकी बेस पे वो जो इंग्लिश जो है वो लर्निंग वो नहीं कर सकती, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या कोई और इस तरीके से कुछ उनकी मेडिकल कंडीशन इस तरीके से है कि जिसकी वजह से वो अपना एग्जाम जो है वो पास नहीं कर सकती, तो वो आपने वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो डॉक्टर की वो जरूर लगानी है। इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि भाई एक्सेप्शंस क्या है, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो जरूर करेंगे, वो आप जरूर देखिएगा कि बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि उनके जो स्पाउस हैं, जो एप्लीकेंट है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम पास नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि शायद वो कभी भी यूके में नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस, अगर उनकी कोई मेडिकल कंडीशन है और अगर आप उसकी कोई एविडेंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो उनको जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब आपकी स्पाउस आपको यहाँ पे ज्वाइन करेंगी तो आपने उनके लिए एक अकोमोडेशन का जो है वो अरेंजमेंट जरूर करना है। आप अगर एक आपकी वाइफ सिंपली आ रही है, बच्चे नहीं हैं, तो ज़ाहिर है एक जो डबल बेडरूम है उनके लिए, एक कपल के लिए सफिशिएंट होता है। तो आपने उनके लिए जो अकोमोडेशन है वो लाजमी उसकी एविडेंस साथ सबमिट करनी है। अगर आप होम ओनर हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए आप टाइटल डीड और मॉर्गेज के डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो वो घर है या जो रूम है अगर वो आपने जो है वो रेंट आउट किया हुआ है तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको जो है वो टेनेंसी एग्रीमेंट चाहिए होगा। टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ साथ हम ये भी रिकमेंड करते हैं ऑलवेज कि आप जो एक सर्वे की रिपोर्ट है वो ज़रूर लगाएं, ताकि वो ये बता सके कि अगर आपकी जो फैमिली है यहाँ पे आएगी तो कहीं जो घर है ये ओवर क्राउडेड तो नहीं होगा, या इसके अंदर जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी शख्स के रहने के लिए, जिसमें कि आपका जो टॉयलेट है या उसमें जो पानी है या हीटिंग वगैरह का सारे अरेंजमेंट्स हैं, तो वो सर्वेयर की रिपोर्ट भी ज़रूर साथ लगाया करें। एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि आप लैंडलॉर्ड से लेटर साथ ज़रूर लगाया करें। उसकी रीज़न क्या है कि होम ऑफिस के कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि भाई आप जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, चूंकि इनिशियली आप जो स्पॉन्सर है उसके नाम होता है, तो बाद में होम ऑफिस के कुछ एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर हमने देखे हैं कि वो इसके ऊपर एतराज उठाते हैं कि भाई आपने जो है वो लैंडलॉर्ड को बताया है या नहीं बताया, हमारे पास इस चीज की एविडेंस नहीं है। तो एक छोटा सा लेटर आप खुद ड्राफ्ट भी कर सकते हैं जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो साइन करे कि मैं अवेयर हूं इस चीज से कि भी इनकी जो स्पॉन्सर की जो वाइफ है वो इनको यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, तो मुझे इसके ऊपर कोई एतराज नहीं, और इनके रहने के लिए काफी जो है वो सफिशिएंट अकोमोडेशन की जो स्पेस एग्जिस्ट करती है। तो वो ये देखें, ये जो छोटे छोटे एडिशनल जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये आपकी एप्लीकेशन को इस मयार पे ले जाते हैं कि एंट्री क्लियरेंस
क्लियरेंस ऑफिसर जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है आपकी एप्लीकेशन से, बजाय इसके कि आल दो के जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो तो सिर्फ टेनेंसी एग्रीमेंट की है, लेकिन अगर आप साथ उसके सर्वेयर की रिपोर्ट लगा देते हैं, साथ उसके लैंडलॉर्ड का लेटर लगा देते हैं, तो वो जो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी एप्लीकेशन को 4 चांद लगा देंगे। इसी तरीके से आप फर्दर एविडेंस साथ लगा सकते हैं कि जैसे अगर आपके नाम पे कौंसल टैक्स है तो कौंसल टैक्स का बिल जरूर लगाएं। इसके अलावा आपके घर में जो बिल्स हैं अगर आपके नाम, तो वो बिल्स भी जरूर लगाएं। उससे फायदा ये होगा कि जो आपकी जो आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है या अगर आप उसके ओनर हैं, तो साथ ये जो सपोर्टिंग एविडेंस है बिल्स वगैरह की, वो ये साथ प्रूव करेगी कि आप वाकई ही इस घर के अंदर रह रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है उसको बहुत सारे चेक्स करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि वो उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए सेटिस्फाइड होगा और जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है उसको उसका जो डिसीजन है वो उतना ही अर्ली उसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यूजली एक जो डॉक्यूमेंट है वो लोग मिस करते हैं कि जैसे अगर आपने शादी करके आप वहां से पाकिस्तान या मैं इंडिया की मिसाल देता हूं, वहां से आप शादी करके यहां पर आ गए, उसके बाद आपने अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ क्या आप इन कांटेक्ट हैं या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजली लोग सिंपली मैरिज सर्टिफिकेट लगा के, तो उसके बाद चाहे वो शादी को समटाइम उनको 4 या 5 महीने लग जाते हैं और वो 4-5 महीने की जो बीच वाली जो एप्लीकेशन है वो कुछ भी साथ नहीं लगाते। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि देखें जो सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है, यानी जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और क्या जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसके बीच में आपका रिलेशनशिप कंटिन्यूड रहा या नहीं रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कोई भी एविडेंस उससे रिलेटेड आपने लगानी है। जैसे यूजली आजकल के दौर में क्या होता है कि जितने भी जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट करते हैं या मोबाइल पे कॉल्स करते हैं, तो आपने ये सारी एविडेंस साथ जरूर लगानी है जिसमें आपका सबसिस्टिंग जो रिलेशनशिप है वो नजर आए, उसको होम ऑफिस को नजर आए कि आपने शादी करके तो उसके बाद स्पाउस को छोड़ नहीं दिया, बल्कि आप कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, एक दूसरे के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो सबसिस्टिंग है। और सम टाइम हमने ये देखा है कि कुछ लोगों की जो शादियां हैं वो जैसे साल 1.5 साल पहले हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड नहीं मीट कर सके, या उनकी जो स्पाउसेस हैं या अनमैरिड पार्टनर्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की बेचारे जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सके, तो उस वजह से उनकी एप्लीकेशंस में अराउंड 1 ईयर या उससे भी ज्यादा डिले होता है। तो उनके लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने अपनी सबसिस्टिंग रिलेशनशिप की जो एविडेंस है वो जरूर लगानी है। उसकी रीजन ये है कि अदरवाइज एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ये कह सकता है कि हाँ जी मैं मानता हूं कि आपका रिलेशनशिप था, लेकिन ये जो बीच वाला टाइम पीरियड है इसके दौरान आपका जो सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये चीज का आपने जो है वो स्पेशल ख्याल रखना है। इसके साथ सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में आप जैसे अगर एक दूसरे को कार्ड्स वगैरह भिजवाते हैं तो वो भी आप ऑफ कोर्स उसकी भी आप जो पोस्ट के थ्रू आपका अगर कोई रिलेशनशिप में कार्ड्स गए हैं, कोई लेटर्स गए हैं, जो कि मेरा ख्याल है आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है, चूंकि आजकल तो मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, लोग ईमेल्स या दूसरी जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने चैट ही देखा, व्हाट्सएप या फोन ही यूज होता है, तो आप उसके ऊपर वो चीजें भी लगा सकते हैं। वहां पर जो सबसे बड़ी मेन लोग गलती करते हैं कि वो ये करते हैं कि जैसे अगर आप अपने फोन से जो एप्लीकेंट के फोन पे जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप अपने बिल जरूर लगाएं। जैसे अगर आपने अपने नंबर से उनको कॉल की है तो अपना मोबाइल बिल भी साथ लगाएं ताकि आपको पता चले कि ये आपके नंबर से ही कम्युनिकेशन हुई है आपके स्पाउस के नंबर के ऊपर। इसी तरह उनका जो फोन है वहां से वो भी लें, उसका नंबर का जब आप बिल लगाएंगे तो इसके ऊपर एंट्री क्लियरेंस को ऑफिसर को फिर ये श्योर हो जाएगा कि जो आपका नंबर है वो आपके नाम है और जो आपकी वाइफ या हस्बैंड का नंबर है वो उनके नाम है, तो आपकी ही आपस में कम्युनिकेशन हुई है। अदरवाइज जैसे आपको पता है व्हाट्सएप के ऊपर तो आप किसी का नाम भी सेव कर सकते हैं और आप कह सकते हैं जी कि मेरा उसके साथ चैट हुई है, तो इसके ऊपर होम ऑफिस जो है वो एतराज उठा सकता है कि जो आपने चैट शो की है वो हमें कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि ये वाकई ही आप दोनों के दरमियान में हुई है। इसी तरह जब कॉल लॉग होता है आपका जो व्हाट्सएप के ऊपर, उसके भी आप स्क्रीनशॉट्स लें, वो साथ लगाएं। चैट को आप जितनी भी आप है उसको आप अपने ईमेल पे भिजवा के उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथ अपने मोबाइल की जो बिल्स हैं वो लगाएं अगर आपस में आपकी कम्युनिकेशन हुई है।
अगर आपने पैसे भेजे हैं अपने स्पाउस को, यानी अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए पैसे भिजवाए हैं, तो उसकी भी जो रिसीट्स हैं वो भी जरूर लगाएं। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से अपनी वाइफ या हस्बैंड के अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं तो उसकी भी साथ एविडेंस लगाएं। ये इटसेल्फ शो करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है और आप लोग अभी भी कांटेक्ट में हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब आप स्पाउस वीजे के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने अपना टीबी टेस्ट साथ लगाना होता है। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से या बांग्लादेश से हैं तो जो टीबी टेस्ट है ये मैंडेटरी है। आपने टीबी टेस्ट है वो हर सूरत में लेना है। आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि उनके कौन कौन से सेंटर्स हैं। मेक श्योर करें कि जो टीबी टेस्ट है ये 6 मंथ से ज्यादा पुराना ना हो, चूंकि 6 मंथ के तक इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ होती है। अगर 6 मंथ से पुराना है तो एक नया टीबी टेस्ट जो है वो आप दोबारा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वो 6 मंथ से ज्यादा उसकी मियाद हो चुकी है और आपने सबमिट किया तो उसकी बेस के ऊपर भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा। वेरी सिंपल, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। इसकी एप्लीकेशन मैं रिकमेंड करता हूं कि कोई ना कोई आप क्वालिफाइड बंदा जो है वो उसको हायर करें, उसको इंस्ट्रक्ट करें इसके ऊपर। यूके से ये एप्लीकेशन हो सकती है, यहाँ पर तमाम जितने भी सोलिसिटर्स हैं वो यहाँ से ये एप्लीकेशन करते हैं। करना क्या होगा उनका, आपने ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने मेंशन किए हैं, आपने ये डॉक्यूमेंटेशन जो अपने आपके जो लीगल एडवाइजर्स हैं आपने उनको देने हैं। वो यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो तैयार करेंगे। इसके बाद वो यहां से ही उसको सबमिट करेंगे और उसके बाद आपकी वो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बनाएंगे, इसकी अपॉइंटमेंट बनाएंगे आपकी। और सिंपली क्या करना होगा कि आपकी जो स्पाउस हैं उनको सिंपली वो अपॉइंटमेंट लेटर और अपना ओरिजिनल जो है वो पासपोर्ट वो लेके तो जो सेंटर होंगे इनके वहां पे उन्होंने चले जाना है और यहां से ही सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के दो तरीकाकार हैं। या तो जो आपके जो सोलिसिटर्स हैं वो यहां से ही यूके में रहते हुए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्कैन करके उनको भिजवा सकते हैं या अदरवाइज क्या हो सकता है कि आप वहां पर अपनी जो है वो एक फाइल है वो सारी तैयार करके तो जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जाकर वो सिंपली सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां पर वो सबमिट कर सकते हैं। उसमें मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में अगर वहां से आपने डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करवाना है तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहां पर कुछ एडिशनल सर्विसेज होती हैं। तो वहां पर जो फास्ट स्कैनिंग वाली जो सर्विस है वो जरूर ले लें। उसमें फायदा ये होता है कि आपकी जो क्विक स्कैनिंग है सारी की सारी वहां पर जिस दिन आपने बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट्स वहां पर देने हैं तो वहां पर जाकर वो आपके डॉक्यूमेंटेशन भी वो सारे के सारे सबमिट कर देंगे। जो आपने फर्स्ट स्टेप में आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन सबमिट होनी है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपने 2 फी पे करनी होती है। एक आपकी होम ऑफिस फी है वो आपने पे करनी है। सेकंड आपकी IHS है जिसको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज कहते हैं जो कि आजकल 1560 पाउंड है जो कि आपका 2.5 ईयर्स कवर करेगा। आपने ये 2 फी वहां पे करनी है। कुछ सेंटर्स हैं उनकी भी कुछ नॉमिनल सी फीस होती है। ये आप चेक कर लें अपने सोलिसिटर से कि जिस सेंटर में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जा रहे हैं उनकी कोई फी है या नहीं है। इसी तरह अगर आप एडिशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं, कुछ VIP लाउंज है या कुछ आप अगर मैसेजेस या कोरियर की सर्विसेज साथ लेना चाहते हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं जो कि आपके सोलिसिटर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। टेक्स्ट मैसेज की भी सर्विस होती है कि जो ही उनके पास पासपोर्ट चला जाता है आपका डिसीजन आ जाता है तो मैसेजेस आपको आ जाते हैं। वो भी मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि टेक्स्ट मैसेज वाली और स्कैनिंग वाली जो सर्विस है ये जरूर लें इसमें आप, ताकि ऑन टाइम आपको हर चीज जो है वो अपडेटेड रहते हैं। आपके सोलिसिटर जो ही फर्स्ट स्टेप पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे, फी पे करेंगे, उसके बाद उन्होंने आपकी अपॉइंटमेंट की जो डेट है वो बुक करनी है। ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंटमेंट लेटर और ओरिजिनल पासपोर्ट और अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी मैंने डिस्कस किए अगर आपके सोलिसिटर्स ने यूके में स्कैन नहीं किए तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके जाने हैं और वहां पर जाकर आपका जो डे ऑफ अपॉइंटमेंट है सिंपली उसके ऊपर
आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, बायोमेट्रिक्स होंगे, आपकी तस्वीर वगैरह वो लेंगे, आपके जितने डॉक्यूमेंटेशन है उनको वो स्कैन करेंगे अगर आपने स्कैनिंग सर्विस ली हुई है, और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट वो रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब दो किस्म की सर्विसेज होती हैं। एक होती है जो फास्ट सर्विस है, अगर आप वो लेते हैं तो उसमें यूजली वो क्विक डिसीजन कर देते हैं। दूसरा जो नॉर्मल उनका क्राइटेरिया, अगर आप फास्ट सर्विस आजकल कोविड की वजह से बंद है, लेकिन अगर नॉर्मल कुछ एरियाज में शायद खुली होगी, आप चेक कर लें एट दैट टाइम। तो उसमें अगर आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल 2 से 3 महीने या 4 महीने का प्रोसेस भी लग सकता है। अगर आपने फास्ट ट्रैक लिया हुआ तो वो बड़ा क्विक डिसीजन करते हैं। ये आपने अपने जो है वो लीगल एडवाइजर से चेक कर लें कि कौन सी सर्विस जो है वो आप लेना चाहते हैं, और उसके ऑफ कोर्स अगर आप फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस जो है वो आपको पे करना होंगे। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो भी टाइम पीरियड जो होम ऑफिस लेगा, उसके बाद यूजली आपको वो 3 मंथ्स का वीजा देते हैं वहां से आउट ऑफ यूके से। उस 3 मंथ्स के वीजे के ऊपर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें तो सिर्फ 3 मंथ का वीजा मिला है। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो आपको 3 मंथ का वीजा दिएगा ये बेसिकली यूके में एंटर होने के लिए आपको वीजा है। आपने 3 मंथ्स के अंदर अंदर यूके में एंटर होना है। मैं रिकमेंड करता हूं कि जितना अर्ली आप पॉसिबल है अगर आ सकें तो वो ज्यादा अच्छा है। जो ही आप यूके में आएंगे तो जो आपका 2.5 ईयर्स का वीजा जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी जब आपके सोलिसिटर्स ने एप्लीकेशन सबमिट की होगी तो उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है जो वो चूज किया होगा, जो कि स्पॉन्सर के जो रिहाइश है, जो उसके रहने का एड्रेस है, उसके नियरेस्ट कोई भी जो पोस्ट ऑफिस है वो चूज कर लेते हैं। तो वहां पर आपका 2.5 ईयर्स का जो BRP कार्ड है वो ऑलरेडी होम ऑफिस की तरफ से वहां पर आ चुका होगा। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो 3 मंथ्स का जब वीजा मिलता है वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि यूके में आने के बाद वो अपना 2.5 ईयर्स का जो कार्ड है वो भी पिक करना भूल जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप यूके में आए हैं तो मेक श्योर कि आप एज सुन एज पॉसिबल है वो आप जाकर पोस्ट ऑफिस से अपना 2.5 ईयर्स का BRP कार्ड जरूर पिक करें। जब आपने वो BRP कार्ड पिक करने के लिए जाना है तो अपना ओरिजिनल जो पासपोर्ट है वो अपने साथ जरूर लेके जाना है। और वो जो 2.5 ईयर्स का जो वीजा है तब वो आपको यहाँ पर आप यानी रह सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपका NHS जो है वो ऑलरेडी आपने उसकी फी पे कर दी, आपका NHS फ्री होगा। और 2.5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आपने फर्दर 2.5 ईयर्स कंप्लीट करने, उसके ऊपर आपकी एक्सटेंशन होगी, और 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आप यहां पर सेटल हो सकते हैं, आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और फिर ब्रिटिश नेशनैलिटी और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। एक्सटेंशन का मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर काफी टाइम लगेगा। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे हम कि आपने 2.5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद उसकी एक्सटेंशन किस तरीके से करनी है आपको। उसके बाद जो आपने पहले A1 लेवल जो पास किया उसके बाद आपको फर्दर जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करके कौन सा उसके अंदर एग्जाम देना है आपने, वो सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। अच्छा, इसके साथ अब जिक्र कर लेते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसके ऊपर लोग गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से रिफ्यूजल आता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ऐसी कौन सी जो चीजें हैं जिनको आप अवॉइड करें, या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आपने जरूर सबमिट करना है। अच्छा, उसकी एक बड़ी कॉमन हमने एग्जांपल देखी है कि एप्लीकेंट या स्पॉन्सर में से अगर कोई प्रीवियसली मैरिड था, लोग उसका डाइवोर्स पेपर नहीं लगाते। अगर उनमें से कोई भी शख्स जो है वो पहले मैरिड है और अगर डाइवोर्स हुई है तो आपने डाइवोर्स पेपर्स लाजमी साथ लगाने हैं। अगर उसका जो एक्स पार्टनर है अगर उसकी डेथ हुई है तो आप डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बहुत कॉमन गलती हमने देखी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्जाम है वो सिर्फ जो A1 आपने पास करना है वो सिर्फ 2 ईयर्स तक वैलिड होता है। लोग समझते हैं कि शायद हमने वंस पास कर लिए तो हम इसको दोबारा जो है वो जितना मर्जी जितना लंबा अरसा हम इसको मर्जी इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं होता। जो आपने A1 का एग्जाम पास करना है तो उसके बाद आपने उसका जो आपने मेक श्योर करना है कि वो 2 ईयर्स के अंदर अंदर ही पास होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ अगर आपने इंग्लिश एग्जाम जो है वो आपने जो होम ऑफिस के अप्रूव्ड जो सेट क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वहां से आपने पास करना है। ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ केसेस में ये भी देखा है कि लोग कहीं से भी कोई इंग्लिश का एग्जाम जो है वो पास करके तो सर्टिफिकेट साथ लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आपने ट्रिनिटी कॉलेज या उनका जो आइल्स का एक खास जो सेट अदारे हैं वहां से आपने ये एग्जाम पास करना है।
अदरवाइज इसके साथ एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या अगर आपके पास कोई ऐसी मास्टर डिग्री है जो कि आप समझते हैं कि यहाँ से यूके नैरेक से आप उसको इक्वल टू जो यहाँ की जो डिग्री है वहाँ से आप उसकी इक्वल अप्रूवल ले सकते हैं, तो वो साथ लगाकर भी आप उसकी बेस पर भी आपको इंग्लिश का एग्जाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन गलती मैंने देखी है जो लोग करते हैं वो ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो यूजुअली जब अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं तो उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि 18,600 की जो इनकम फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है वो शायद ग्रॉस है। ऐसा नहीं है। आपने इसके अंदर मेक श्योर करना है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जो 18,600 पाउंड है वो नेट होना चाहिए, यानी आपकी जो रिटर्न है अगर वो सबमिट है तो वो 18,600 पाउंड नेट रिटर्न है जो आपकी सबमिट होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप जो है वो ऑफ कोर्स आपकी जो इनकम है वो ग्रॉस काउंट होगी, यानी आप उसको मिक्स नहीं करना। जैसे लोग समझते हैं कि शायद अगर एम्प्लॉयमेंट में ग्रॉस इनकम है तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर भी ग्रॉस इनकम ही होगी। इसी तरह टीबी टेस्ट के ऊपर मैंने बताया आपको कि उसको भी आपने मेक श्योर करना है कि वो 6 मंथ से पुराना ना हो। वो अगर 6 मंथ से जो ज़्यादा है तो वो तब भी वो वैलिड नहीं होगा। इसी तरीके से अगर स्पॉन्सर ने अगर ट्रैवल किया है जैसे शादी के लिए या उसके बाद अगर वो जाके एप्लीकेंट को मिला है तो उसके लिए मैं ये भी साथ रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास एयरलाइन टिकट्स हैं या स्पेशली वो स्टैंप्स जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगे हुए हैं वो भी उन पेजेस की कॉपी भी ज़रूर लगाएं। मेक श्योर करें कि अगर आपके जो सोलिसिटर्स हैं अगर उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है तो क्या उन्होंने उस पेज की कॉपी साथ जरूर लगाई है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आइडियल पोजीशन ऑलवेज होती है कि आप ट्रैवल टिकट्स जो हैं वो साथ जरूर लगाएं। शादी के बाद अगर आप कहीं हनीमून पे गए हैं या कहीं आप घूमते फिरते रहे हैं, अगर कोई उस दौरान अगर आपकी कोई फोटोग्राफ्स हैं, मैरिज फोटोग्राफ्स हैं, वो साथ जरूर लगाएं। कहीं होटल बुकिंग है आप लोगों की वो साथ जरूर लगाएं ताकि उनको जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है उसको ये नजर आए कि आपका जो रिलेशनशिप है ये जेन्युइन रिलेशनशिप है। इसके साथ दूसरी जिस तरह अकोमोडेशन की मैंने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बताई, बैंक स्टेटमेंट जो आपने अपनी फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए जो साथ लगानी है 12 मंथ्स की, वो भी मैंने देखा है कि लोग किसी भी 12 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने वो 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स लगानी है जिसके अंदर आपकी सैलरी आई हुई है, यानी नजर ये आना चाहिए। कानून की जुबान में हम उसे करबोरेशन कहते हैं कि जो आपने जो सैलरी ली है वो किस अकाउंट में जा रही है, ये आपने मेक श्योर करना है कि आप उसी अकाउंट की ही बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो साथ जरूर लगाएं। इसी तरीके से स्पॉन्सर लेटर साथ जरूर लगाएं जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है कि आप उसमें कंफर्म करेगा स्पॉन्सर के ऑफ कोर्स जब एप्लीकेंट यहाँ पर आएगा तो वो किसी भी किस्म का जो फाइनेंशियल बर्डन वो स्टेट के ऊपर नहीं बनेगा। वो उसको अकोमोडेशन एंड जितनी भी फाइनेंशियल जितनी भी लायबिलिटी है वो स्पॉन्सर जो है वो बेयर करेगा। इसके अलावा ये भी गलती करते हैं लोग कि जो अपनी पासपोर्ट की जो कॉपीज़ हैं वो पुराने पासपोर्ट की कॉपीज़ वो नहीं साथ लगाते या सिंपली पासपोर्ट की कॉपी लगा दी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की जो है वो कार्ड की कॉपी साथ नहीं लगाई है। या अगर आपके साथ जैसे अगर आपका जो टेनेंसी एग्रीमेंट है अगर वो आपके पास एक से ज्यादा लोगों के नाम है तो उसमें भी आपने मेक श्योर करना है कि सर्वे रिपोर्ट जो है वो जरूर बनाएं और लैंडलॉर्ड का लेटर जरूर उसके साथ लगाएं ताकि वो कंफर्म करे कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अगर घर में वो रेंट आउट किया हुआ तो लेकिन इस जो एप्लीकेंट है या स्पॉन्सर इनके लिए ये खास क्राइटेरिया जो अकोमोडेशन का है ये मीट हो रहा है, ये इनके पास रूम है और ये किचन और टॉयलेट भी साथ शेयर कर रहे हैं और एक एडिशनल बंदे की रहने की जो जगह है वो यहाँ पर मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर आप इनका ख़ास तौर पर ख्याल रखें तो आपका जो है वो वीज़ा किसी भी सूरत में रिफ्यूज़ होगा। अगर इन केस फिर भी अगर आपका अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा किसी सूरत में रिफ्यूज़ हो गया है तो आप मेक श्योर करें कि विद इन 28 डेज जो है वो एप्लीकेशन आप उसकी अगेंस्ट जो है वो रिफ्यूज़ल के आप अपील ज़रूर करें। अपील के ऊपर एक अलग प्रोसीजर है और अगर आपके से कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है तो आप अपील में अगर वो आपके पास पहले मौजूद था तो वो ऑफ कोर्स वो भी आप सबमिट कर सकते हैं या उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिफ्यूज़ल वो किस बेस के ऊपर है। अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो वो अपील के अंदर जाकर भी दूर की जा सकती है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि इसके ऊपर आप प्रॉपर एडवाइस लें क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो होम ऑफिस की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से मेरा ख्याल नहीं कि अगर आप
इसके ऊपर गलती करना शायद आपको वर्थ करे। अदरवाइज अपील का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी तरीके से अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो आपको दोबारा एप्लीकेशन अगर करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो सारी जो फ़ी है वो वापस ज़रा आपको दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी। एक चीज़ और भी ज़हन में रखें कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाती है तो जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो आपको वापस रिफ़ंड हो जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अगर उनका अकाउंट वगैरह जो उन्होंने यूज़ किया हुआ है तो आप मेक श्योर करें कि उसके अंदर वो जो फ़ी रिफ़ंड हुई है या नहीं हुई। अगर वो फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं हुई तो आप होम ऑफिस को वो लेटर लिख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन चूँकि रिफ्यूज़ हुई है तो इस वजह से जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज का जो आपने 1560 पाउंड जो आपने काटा था वो हमें अभी तक आपने वापस नहीं किया, तो हमें वापस कर दें। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। इसके ऊपर मैंने जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती थी इस कम टाइम पीरियड के अंदर वो मैंने देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन करें। हमारी वीडियो को आप लाइक्स करते हैं, शुक्रिया उसका, और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी कानून में अपडेट्स हैं, कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड, फैमिली लॉ से रिलेटेड, अगर आप उन तमाम चीज़ों से ऑन टाइम अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपके मोबाइल पे या आपके आईपैड पे उसका एक अलर्ट आपको मिलेगा और आप कोई भी जो नई चेंजेस आई हैं कानून में आप उससे ऑन टाइम जो है वो आप उससे अपडेट होंगे और अपना फ़ायदा उठा सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।